हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कि इसरो दोबारा से इतिहास रचने जा रहा है कि 2 हफ्ते हुए नहीं अभी उन्हें चंद्रयान 3 को लैंड करे हुए। अब उन्होंने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया, कल ही करा और बहुत ही सक्सेसफुल रहा क्योंकि वो बिल्कुल डिटैच भी हो चुका है अपने रॉकेट से। तो बोल रहे हैं कि अगले 4 महीने तक वो सन को स्टडी करेगा और वो सन को स्टडी करने के लिए अगले 5 साल तक करेगा। मतलब 4 साल में 4 महीने के बाद वो पहुंचेगा अपनी पोजीशन पे और उसके बाद अगले 5 साल तक वो सन को स्टडी करेगा। तभी बोल रहे हैं ये बेसिकली एक सैटेलाइट या एक कोई रोवर या लैंडर नहीं है, ये पूरी एक चलती फिरती स्पेस ऑब्जर्वेटरी होगी जिसमें 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या पेलोड्स होंगे, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तभी बोल रहे हैं। और इससे पहले अगर बात करी जाए कि कैसे ये करे, उस आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, लाइक करना, कमेंट भी करना एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको सारे अगले नोटिफिकेशन या वीडियोस मिलती रहे। और अगर इसकी बात करें, इससे पहले ये पहली कंट्री तो नहीं है इंडिया, लेकिन उससे पहले सिर्फ यूएस और यूएस की नासा स्पेस एजेंसी और साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही भेजे, बाकी अब तक किसी ने भी नहीं भेजे। 2018 में पार्कर सोलर प्रोब भेजा था जो कि यूएस का ही था, बट उसमें कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी के भी थे। 2020 में फिर एक सोलर ऑर्बिटर भेजा, वो भी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का था। और 2021 में भी उन्होंने सोहो भेजा था एक, जो कि था सोलर और हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। उसमें उसमें था पूरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का रोल। तभी अब हमारा बेसिकली थर्ड नेशन हो जाएगा और थर्ड हमारी इसरो हो जाएगी जिन्होंने ऐसा करके दिखाया, आदित्य L1। अब L1 का क्या है कि ये जो है, अगर आपको पता होगा कि जैसे सन हमारा, वो उसको स्टडी करने के लिए आप कोई लैंड तो करवा नहीं सकते क्योंकि पूरा जल जाएगा, तो उसको इतनी दूर से स्टडी करेगा, ऑलमोस्ट 15 लाख किलोमीटर से दूर से स्टडी करेगा। और उसमें एक लैग्रांज पॉइंट होता है, लग्रांज पॉइंट बोलते हैं उसको। वो बेसिकली 5 पॉइंट्स होते हैं, तो ये लग्रांज 1 पे रहेगा और वहां पे हेलो की तरह ये ऑर्बिट करेगा और वहीं पे करता रहेगा। और वहीं से ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेगा, फोटोज क्लिक करेगा, जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे उससे डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लेगा। और इसके साथ में ये भी बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस बनाया गया क्योंकि इतने सारे पेलोड्स। और साथ में लग्रांज पॉइंट के भी अगर 1 की बात करें तो वो इसलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि वो जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्स है टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मतलब अर्थ और सन की, उसको वो ग्रेविटी को बैलेंस आउट करता है। तभी बोलते हैं वो मेंटेन करके अच्छा लगेगा रहेगा पूरे। अब इसकी स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो कि हम आदित्य L1 भेजे, तभी आदित्य नाम है, और L1 इसीलिए क्योंकि वो लग्रांज 1 में हेलो में ऑर्बिट करता रहेगा। और वैसे अगर इसके टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं, लग्रांज पॉइंट 1 2 3 4 5। अब इनका क्यों क्या इंपॉर्टेंस है? इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी को पूरा बैलेंस करता है। तो उससे कोई भी आप अगर सैटेलाइट या ऐसी ऑब्जर्वेटरी भेजो, जैसे कि हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा है क्योंकि उसको बिल्कुल एंड तक स्टडी करना है स्पेस में, बेसिकली हमारी गैलेक्सी में, तो वो हमारे अर्थ के पीछे है ताकि कोई उस पर रोशनी ना पड़े, कोई भी शैडो नहीं पड़े, वो किसी से भी डिस्टरबेंस ना आए। तो वो भी लग्रांज पॉइंट में ही प्लेस है, इसीलिए ताकि कोई भी उसको डिस्टरबेंस ना आए और जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी रहती है। और दूसरी बात, फ्यूल भी बहुत कम लगता है, इसीलिए हमने भी ऐसी लग्रांज पॉइंट में 1 प्लेस में प्लेस करेंगे। और अगर आप सन की बात करी जाए, सबसे स्पेशल जो भी है जिसको स्टडी करने जा रहा है, उसमें पता होगा कि आपके 6 लेयर्स होती हैं। बेसिकली कोर हो गया जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब हाइड्रोजन और हीलियम रहता है और इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री से भी ज्यादा होता है सेल्सियस से। उसके बाद आता है आपका कन्वेक्ट। अगले अगर जोन की बात करें, रेडिएटिव जोन, तो उसमें से 20% एकदम से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। और उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन जिसमें कि 30% फिर से कम हो जाता है रेडिएशन और टेम्परेचर। और अगर बात करें अगली जो की होती है, उसके बाद 3 लेयर्स चालू हो जाती है, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर और लास्ट में कोरोना। कोरोना का ये कोरोना वायरस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपकी फोटोस्फेयर में बात करें तो वहां पे टोटल रहता है 55,000 से लेके 60,000 तक टेम्परेचर रहता है पर डिग्री में। उसके बाद फोटोस्फेयर तो हो गया, क्रोमोस्फेयर की बात करें तो उसमें फिर से कम हो जाता है कि उसमें रह जाता है हार्डली 5500 से लेके 20,000 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर बात करें अगले की, कोरोना की, जो कि बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है, वहीं से आपकी प्लाज्मा और हीट और लाइट रहती है, तो उसका टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है कि ऐसा कैसे होता है, आउटर मोस्ट लेयर एकदम से ही बढ़ जाता है
बाकी चीज़ों का कम हो जाता है और उसके बाद से एकदम से बढ़ जाता है। उसका टेम्परेचर रहता है 1 से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक। इसलिए बोलते हैं उसकी कोरोना बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि एक तो वो प्लाज़्मा इरप्ट करती रहती है बार-बार। और अगर इसकी ओवरऑल सन की बात करें तो सन हमारे अर्थ से 109 से भी ज़्यादा डायमीटर उससे गुना है। साथ में अगर उसके मास की बात करें तो अर्थ को हम 3.33 लाख अर्थ को मिला लें तब जाके इसका मतलब हो गया टोटल 1। और साथ में अगर इतना बड़ा है कि हम 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख अर्थ को मिला ले तब जाके पूरा सन बनेगा। और इसका मास भी, जो इसका मास है सन का पूरा, वही 3.33 लाख मास है इसका। इतना आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना बड़ा है कि कोई हम नाप ही नहीं सकते इसके बारे में। और इसीलिए करने जा रहे हैं। और बेसिकली जो इसका अगला बताया है कि जब हम अर्थ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी बीच में इतने ज़्यादा, जब 5 साल के लिए स्टडी करेगा तो इतने ज़्यादा बीच में सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स आएंगे तो उसको कैसे हैंडल करा जाएगा। तब फिर वो छुप नहीं जाएगा। तभी ये लग्रांज पॉइंट इतना स्पेशल है कि वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप देखते हो कि जब सन और अर्थ एक ही डायरेक्शन में होता है तो हमें कुछ लाइट दिखती है और वो बेसिकली फोटोस्फीयर होता है। उसके बाद जब सोलर एक्लिप्स होता है तब हमें सिर्फ क्रोमोस्फीयर की दिखती है, हल्की हल्की रेडिश लेयर होती है। और लास्ट में जब टोटल सोलर एक्लिप्स हो जाता है कि बिल्कुल छुप जाता है तब हमें जरा सा जो कोरोना दिखता है बेसिकली, और उसकी भी प्लाज्मा की लेयर दिखती है। तो ये पूरा इसका ये है टर्नओवर। और ये अगले 4 महीने तक इसको लगेंगे पहुंचने में और उसके बाद ये स्टडी करना चालू कर देगा। और इसमें जो अब मेन बारी आती है कि इसके 7 पेलोड्स हैं या साइंटिफिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि इसको स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स या पेलोड्स के बारे में बात करें, उससे पहले बात करेंगे और थोड़ा सा सन के बारे में कि सन आपको जैसे पता होगा हीट और लाइट देता है, जो हम रोशनी देखते हैं वही सारी। और बाकी उससे ज़्यादा और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि सारी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे वेव्स होती है या रेज होती है वो सारी, जैसे कि रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, जो कि बहुत हार्मफुल होती है लेकिन वो ज़्यादा कुछ करती नहीं क्योंकि अर्थ की इतनी सारी लेयर्स है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही खराब है क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए हमें जितने भी ऑर्बिटर्स या स्पेस ऑब्जर्वेटरीज होती है वो सारी हमें भेजनी पड़ती है। लेकिन अब बाकी इससे बात करें, चाहे वो रेडियो वेव्स हो गई, इंफ्रारेड वेव्स होगी, रेडिएशन वेव्स होगी, जितनी भी हो गई, वो सारी हीट वेव्स, लाइट वेव, वो सब सन एमिट आउट करता है। और इसीलिए जहाँ तक कि सोलर विंड भी करता है, जैसे कि सोलर विंड बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के, और जब ये फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से तभी हमें नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, आयरलैंड एंड आइसलैंड। वहाँ पे जब हम दिखते हैं बेसिकली, जब बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स या ग्रीन लाइट्स जो की होती है। और एक होता है कोरोनल मास इजेक्शन। इसका मतलब होता है कि जब सोलर विंड बहुत तेज, फास्ट और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड जब आती है तब ये होता है कोरोनल मास इजेक्शन। और साथ में होता है सोलर फ्लेयर्स। ये एनर्जी और लाइट के बहुत ही फास्ट फ्लैशेस होते हैं और इसी से बोलते हैं कि जब सोलर फ्लेयर्स बहुत तेजी के साथ आते हैं तो नेटवर्क, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, कई चीज़ों को डिस्टर्ब कर देते हैं स्पेस में। और अगर इनके 7 एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैग्नेटोमीटर, फिर आएगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, दूसरा है विजिबल एमिटर लाइन कोरोनोग्राफ, जो आखिरी है वो है आदित्य सोलर विंड पार्शियल एक्सपेरिमेंट। और यही सब सारे कंडक्ट करेंगे अलग अलग, चाहे सोलर विंड को स्टडी करना हो, चाहे कोरोना लेयर को स्टडी करना हो, चाहे कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करना हो, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना हो, या फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर लेयर्स को स्टडी करना। तो जितनी भी ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ इसके बारे में कवर कर लिया। और यही सब चीज़ें, यही साइंटिफिक पेलोड्स का अगर स्टडी करेंगे पूरा सन के बारे में। और इसके जो भी अपडेट्स आती है या जब भी कोई इसमें नई डेवलपमेंट्स होती है कि क्या, वो उसकी मैं वीडियो लेते आऊँगा। तब तक के लिए प्लीज़ शेयर माय वीडियो, कमेंट, लाइक एंड आल्सो गिव योर सजेशंस। एंड फाइनली